पिछले 2 क्लास में हम लोग 2 फीचर्स को पढ़े हुए हैं, है ना। 2 फीचर्स में मेनली हमारा एक था पाकिस्तान वाला केस और एक था हमारा चाइना और मैक्सिको वाला केस, है ना। तो 2 फीचर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये हमारा मेनली बुक के हिसाब से 4th फीचर्स है, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे 3rd के रूप में इसको लिख लिए, है ना। फीचर से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे वजह से कोई मतलब नहीं, लेकिन फीचर्स हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसको हम लोग, चूंकि ये बुक में 4th फीचर्स है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 माने हुए हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बुक में 4 लिखा हुआ है तो आप इसको 4 भी मान सकते हैं, या फिर आप 3 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीचर्स आगे पीछे भी हो सकता है। देखो जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले फीचर्स में हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़े, वहाँ पे क्या स्थिति था उसको हम लोग समझ लिए। उसके बाद फिर चाइना और मैक्सिको में क्या सिचुएशन था वो भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्बाब्वे के बारे में, है ना। जिम्बाब्वे भी एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, एक छोटा सा कंट्री है। वहाँ पे किस प्रकार से सिस्टम था, और इसको पढ़ने से हम लोगों को ये फीचर्स मालूम चलेगा किसके बारे में, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक ना। ये क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। समझते हैं पहले क्या है। देखो यहाँ पे जिम्बाब्वे गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट रूल इन 1980। व्हाइट रूल का मतलब क्या होता है मालूम है, ब्रिटिश। व्हाइट रूल या फिर व्हाइट पीपल कहीं पे भी लिख दे तो समझ जाना किसका बात हो रहा होगा, ब्रिटिशर्स का बात हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत गोरे होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या था, जिम्बाब्वे में कंट्रोल था किसका, ब्रिटिशर्स का, यानी कि व्हाइट रूल था यहाँ पे, ठीक ना। और उसको आज़ादी मिल गया कब, 1980 में, ठीक ना। 1980 में इसको आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद क्या सिचुएशन हुआ, देखो यहाँ पे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। ये जानु पीएफ क्या है, ये जानु पीएफ द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, एक पार्टी है। क्या ये पार्टी है, नाम थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, जानु पीएफ, है ना। वह नाम उटपटांग है, लेकिन यही हमारा वहाँ का पार्टी था, ठीक ना। तो ये जानु पीएफ उस समय जिम्बाब्वे का ऐसा पार्टी था जो कि जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलवाने में बहुत ही इसका रोल था। जैसे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रोल आज़ादी के वक्त किसका था, कांग्रेस का था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जिसका छाप क्या है, पंजा छाप है ना। उसका बहुत बड़ा रोल था, और चूंकि उसका बहुत बड़ा रोल था और वो भारत को आज़ादी दिलवाया, तो भारत के आज़ाद होने के बाद उसका सरकार भी रहा था ना। तो उसी प्रकार से जानु पीएफ जो है ना, जिम्बाब्वे का एक पार्टी है जो कि आज़ादी दिलवाने में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाया था, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या आगे, इट्स लीडर, इसका लीडर कौन था, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और चूंकि ये पार्टी आज़ादी दिलवाने में बहुत बड़ा हाथ इसका था, तो उस पार्टी का ही आगे आने वाले समय में क्या बनने वाला होगा, सरकार बनने वाला होगा। क्योंकि देखो जो पार्टी जितना अच्छा काम करेगा उतना संभावना है कि उसका सरकार बन सकता है। वहाँ समझ में आ रहा है। जैसे हमारे उस समय इंडिया में हालांकि उतना तो कोई बड़ा पार्टी और था भी नहीं, एक ही पार्टी था हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब उन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाया तो उनका ही सरकार यहाँ पे बना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था भारत को आज़ाद करवाने में। उसी प्रकार से जब जानु पीएफ एक पार्टी है वहाँ का, उन्होंने जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलवाया, तो ये तो मतलब स्वाभाविक सी बात है ना कि वहाँ पे उनका ही पार्टी बनेगा, सरकार वहीं पे उनका ही बनेगा, क्योंकि वो आज़ादी दिलवा चुका है, तो अच्छा पार्टी होगा वहाँ पे, है ना। तो रॉबर्ट मुगाबे वहाँ पे रूल करने लगे बाद में, ठीक ना, आज़ादी के बाद। उसके बाद फिर इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। देखो यहाँ पे कितने साल पे इलेक्शन हो रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि अधिकतर कंट्री में उस समय पे 5-6 साल का इंटरवल हमेशा चलता रहता था। तो यहाँ पे भी 5 या फिर 6 साल का कोई इंटरवल रहा होगा इलेक्शन का। तो वहाँ पे भी इलेक्शन जो है ना रेगुलरली 5 साल या 6 साल पे बार बार होता रहता था। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ तक तो कुछ खास नहीं लग रहा है ना, यहाँ तक कुछ खास नहीं है, एकदम नॉर्मल है, जैसे इंडिया में चलता है वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। आगे फिर क्या, देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। अब चूंकि इस पार्टी का लीडर कौन है, रॉबर्ट मुगाबे, तो ये तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वही प्रेसिडेंट बनेगा, है ना। तो रॉबर्ट मुगाबे जो था वो प्रेसिडेंट था, वो बहुत पॉपुलर भी था, बहुत अच्छा लीडर भी था, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलवाने के वक्त बहुत ही बड़ा अपना रोल प्ले करा था। लेकिन वो गलत तरीके को भी यूज करता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इलेक्शन में वो गलत तरीके से आगे, मतलब कि इलेक्शन वो गलत तरीके से परफॉर्म करता था, और कुछ गलत तरीके से अपना वो जीतता होगा, है ना। इस प्रकार से यानी कि गलत तरीका ये भी अपना वहाँ पे अपना रहा था। उसके बाद हिज गवर्नमेंट, इसका सरकार जो कि पार्टी कौन है, जानो पीएफ,
तो इसका जो पार्टी था, जो गवर्नमेंट था उस समय पे, हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। देखो यहाँ पे संविधान को ही उन्होंने बदल दिया, संविधान को ही उन्होंने बदल दिया। और किसी भी कंट्री को यदि रन करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? संविधान जरूरी है। पार्टी से भी जरूरी है क्या है? संविधान है, क्योंकि संविधान है तो पार्टी तो कंट्री है। बात समझ में आ रहा है ना? संविधान क्या है हमारा? मेनली संविधान एक क्या है? एक बुक है। संविधान क्या है? एक बुक है जिसमें लिखा हुआ क्या है? हमारे कुछ राइट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसको कि ये हमें बताता है कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना? ये संविधान है। तो रॉबर्ट मुगाबे प्लस उसके गवर्नमेंट ने क्या किया? जिम्बाब्वे के संविधान को ही बदल दिया, चेंज कर दिया। अब चूंकि संविधान चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो भी बदलाव होगा वो पूरे कंट्री पे लागू होगा, है ना? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरे इंडिया में लागू होता है ना? चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जब जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे जिम्बाब्वे पे उसका असर पड़ा होगा ना? चलो उसके बाद फिर आगे संविधान बदला गया। क्यों बदला गया? टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे देखो हमारे इंडिया में आज ना पाकिस्तान के हमारे इंडिया में आज प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि यदि वो चाहे तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं। जैसे बहुत सारे राज्य में तुम ये भी सुने होंगे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ का जो स्थिति है वो स्टेट गवर्नमेंट से संभल नहीं पा रहा है। तो राष्ट्रपति जब अपना शासन वहाँ पे लगा देंगे, इमरजेंसी जब लगा देंगे, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंडिया में राष्ट्रपति जी के पास कुछ पावर है। तो उसी प्रकार से वहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि रॉबर्ट मुगाबे के पावर को बढ़ाने के लिए संविधान को वहाँ पे बदला गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, उसमें बदलाव लाया गया, ठीक ना? उसके बाद एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है ना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी मान लो हमारे यहाँ जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो भी अपना डिसीजन लेंगे ना वो जनता को जवाब देना पड़ेगा उनको। यदि जनता उनसे पूछेगी कि मोदी जी आपने ऐसा क्यों करा, तो उनको क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो जवाब दे रहे हैं वो क्या है? अकाउंटेबल है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? जिम्बाब्वे में संविधान को बदला गया। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये कि लोगों को उतना जवाब ना दिया जाए, मतलब कि ये लोगों के प्रति उतना ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के उतना हिस्सा नहीं लेंगे। जैसे होता है ना कि हम आज हमारे इंडिया में तो राइट है कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जवाब पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट से सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे उनको जवाब देने का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। समझ में आ गया ना? तो ये जो कुछ भी करेंगे लोग इनसे पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे, अकाउंटेबल ही नहीं है ये, है ना? ये इस चीज़ के लिए यहाँ के संविधान को बदला गया। उसके बाद क्या हुआ आगे देखो, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। देखो चूंकि अभी पावर में कौन है? रूलिंग पार्टी अभी कौन है? जानू पीएफ है ना? ये पार्टी है। और ये पार्टी लोग क्या करते थे? अपोजिशन पार्टी को लोगों को, वर्कर को हैरेस्ट करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये चूंकि रूलिंग पार्टी है तो इनके हाथ में पूरा कंट्रोल है जिम्बाब्वे का, ये जो चाहे वो कर सकती हैं। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर को ये क्या करते थे? हैरेस्ट करते थे, उनको परेशान क्या करते थे, है ना? एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, उसके मीटिंग को भंग कर देते थे। मतलब कि अपोजिशन पार्टी है तो वो भी अपना मीटिंग करेगा ना कभी, है ना? आगे आने वाले समय में क्या प्लान होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए, वो भी अपना मीटिंग करेगा, उसको वो खत्म कर देते थे। यानी कि वो मीटिंग नहीं करोगे, इस प्रकार का। देखो लेकिन यदि डेमोक्रेसी है तो हर किसी को अधिकार है, आप जहाँ चाहे वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी तो था, यहाँ पे चुनाव तो हो रहा है, प्रेसिडेंट भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गलत तरीके से किया जा रहा है। तो अपोजिशन पार्टी के लोगों को परेशान किया जाता था, वहाँ के अपोजिशन पार्टी के जितने भी मीटिंग्स हुआ करते थे उनको भंग कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस आर डिक्लेयर्ड इलीगल। डेमोक्रेसी में हमारे पास दो सबसे बड़ा अधिकार ये है ना, सबसे बड़ा दो अधिकार ये है कि पहली बात तो ये कि हम वोट दे सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात सबसे बड़ा पावर हमारे पास ये है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट के कारण हम किसी भी सरकार को अपने बात को मनवाने के लिए राजी करवा सकते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ, हम सालों भर वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे रह गए वो लोग, है ना? पूरा का पूरा हाईवे जाम था। वो क्या था? वो एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का। और हमारे पास ये पावर है, यदि हमारे पास ये पावर नहीं रहता तो आर्मी लोग आता
उसको मार पीट के हटा देता, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पीपल कैन प्रोटेस्ट, पीपल कैन प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करते थे ना उसको इलीगल घोषित कर दिया, कहा कि यदि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो वो इलीगल होगा, आप पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जब चाहें तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट करने का भी कुछ नियम कानून है, आप कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जरा सा भी आप वायलेंस ना करें, है ना, क्योंकि यदि आप वायलेंस करेंगे तो फिर बदले में आपको जवाब दिया जा सकता है। तो प्रोटेस्ट करने का भी नियम है, कानून है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका ये अधिकार है, लेकिन हाँ एक लिमिट में रह के, है ना। जैसे देखो वहाँ पे किसान आंदोलन में बॉर्डर जाम कर दिया गया था एकदम, लेकिन शांतिपूर्वक बॉर्डर जाम किया ना, किसी के गाड़ी को क्षति पहुंचाया, किसी के गाड़ी के शीशे को तोड़ा क्या, कोई गाड़ी जलाया क्या, कुछ नहीं किया, लेकिन शांति से किया ना, तो वो शांति से कर रहा था इसलिए वो लीगल था, लीगल इलीगल नहीं था, वो लीगल था, तो वो कर सकते थे, उसके पास राइट था, तो वो लोगों ने किया और सरकार उनके बात को मानी भी। तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पावर हमारे पास ये है, हालांकि पावर तो हमारे पास बहुत कुछ है ना, लेकिन यदि सरकार को आप चाहते हैं कि सरकार बदले या सरकार के सिस्टम में कुछ बदलाव आए, तो आपके पास दो सबसे बड़ा पावर है। पहला वोटिंग का, आप अपने वोट के दम से बदल सकते हैं सरकार को, आप जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें हरा सकते हैं, है ना, पहला वोटिंग। दूसरा प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के वजह से आप सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि आपके बात को वो माने ही माने, और मानती भी है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट को इनलीगल घोषित कर दिया गया कि यदि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। आगे, देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। आज देखो हमारे आज इंडिया में, हमारे आज कंट्री इंडिया में हम प्रधानमंत्री की भी बुराई कर सकते हैं, प्रधानमंत्री यदि कुछ कर रहे हैं तो हम उसका बुराई कर सकते हैं, नहीं गाली कैसे दे देंगे आप, सुनो बात समझो। यदि प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, जैसे टीवी पे नहीं देखते हो, टीवी में एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी को एकदम पूरा चिल्ला के कह रहा होता है कि आपने एक चीज गलत किया, वो चीज होना चाहिए था, आपके मोदी जी ठीक नहीं है, आपके ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है ना, मतलब कि पूरा एकदम बहसा बहसी चलता है। तो इंडिया में हमारे पास पावर है कि हम प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, एमएलए से, एमपी से, किसी से भी बहस कर सकते हैं। बहस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा गाली गलौज कर रहे हैं, वो नहीं होता है। बहस करने का मतलब ये होता है कि आप उससे सवाल कर सकते हैं। बहस करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको जो मना है बोल दे रहे, नहीं, बहस करने का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है ना, आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक लॉ था, ये लॉ था कि आप राष्ट्रपति का बुराई नहीं कर सकते हैं, उसका आप क्रिटिसाइज उसको नहीं कर सकते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो तब तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पूरा पावर में था, इसके खिलाफ कुछ किया ही नहीं जा रहा था, तो पूरा पावर में है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हमारा क्या है, मीडिया ही तो है, टेलीविजन ही तो है, रेडियो ही तो है। जब आप उसी को रोक दीजिएगा तो लोग क्या जान पाएंगे, कहाँ पे क्या हो रहा है, लोग जान पाएंगे क्या, नहीं जान पाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे इस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था, बंद नहीं किया गया था, मेनली गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, वो जो चाहेगा वो होगा, समझ में आ रहा है। तो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, ये सारा कुछ उसी के अंडर में काम कर रहा था, जबकि इन सभी चीज़ों को कभी भी इसके अंडर में होना नहीं चाहिए, है ना। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी को भी जो हकीकत है वो दिखा सकता है, लेकिन ये भी इसके अंडर में था। उसके बाद क्या था, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। अच्छा, यहाँ पे एक और पार्टी लिखा, एक और चीज लिखा हुआ था, एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। हाँ, रूलिंग पार्टी के फंक्शन को उसमें नहीं दिखाया जाता था, टीवी पे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, बस रूलिंग पार्टी के, सॉरी क्या बोले, रूलिंग पार्टी के ही चीज़ों को दिखाया जाता था, अपोजिशन पार्टी के चीज़ों को नहीं दिखाया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मीडिया हो गया, ये सब कुछ ऐसे चीज़ है ना जिसको कि जो कि आप कह सकते हैं कि समाज को एक आईना दिखाती है ना, समाज में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको बताती है। लेकिन जब आप इसी पे कंट्रोल कर दीजिएगा तो फिर लोग कैसे जान पाएंगे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर था, लेकिन उस न्यूज़पेपर के जितने भी जर्नलिस्ट थे, यदि कोई उसके खिलाफ जाते थे, यदि उसके कोई खिलाफ जाते थे तो उन पर कार्रवाई भी किया जाता था। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो चीज़ हकीकत है, यदि आप उसको छापते हैं
तो उसको आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे आज देखो, आज तो बहुत सारा नौजवान ऐसा है जो कि अपना एक कैमरा और एक माइक लेके किसी भी नेता से सवाल पूछ लेता है। क्यों? राइट है हमारे पास, है ना? किसी भी न्यूज़पेपर वाले से आके पूछ सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस समय पे जितने भी जर्नलिस्ट थे, यदि वो कुछ सरकार के खिलाफ बोलते थे, कुछ चलाते थे न्यूज़पेपर में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाता था। तो ये सिस्टम बहुत ही गंदा है यहाँ पे, है ना? यदि ये सिस्टम इंडिया में आ जाए तो इंडिया एक समय भी ना चल पाए। तो ये सिस्टम हमारा जिम्बाब्वे में था। उसके बाद फिर क्या है? द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज्ड जजेस। अब देखो, किसी भी कंट्री में ना कोर्ट जो होता है ना, जुडिशियरी सिस्टम जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब उस पर किसी भी प्रकार का दबाव किसी सरकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो दबाव था, ये दबाव था। तो यहाँ पे क्या था? जो भी जजमेंट आता था सरकार के खिलाफ, है ना, उसको ये इग्नोर कर देता था कि हम आपके बात को मानेंगे ही नहीं। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना कि किसी के ऊपर यदि केस चल रहा होता है तो उसको कोर्ट बुलाती है कि आपका आज हियरिंग है, आप आइए, है ना? इसको भी बुलाया जाता होगा क्योंकि इतना गलत काम कर रहा है तो बुलाता ही होगा। लेकिन ये इग्नोर कर देता था कि आप बुलाइए, हम नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? इग्नोर कर देता था। प्लस प्रेशराइज जजेस, जज पे ये प्रेशर भी लगाया जाता था कि यदि आपने ऐसा किया तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अब जरा हमको बताओ, क्या ये भी सिस्टम डेमोक्रेटिक का है क्या? यहाँ तक तो हमको लगा था कि डेमोक्रेटिक है ना? चुनाव भी हो रहे थे, प्रेसिडेंट भी बन रहे थे, सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन इतना कुछ रेड वाला कुछ पढ़ने के बाद हमें मालूम चल रहा है कि जिम्बाब्वे में भी कुछ सिस्टम गड़बड़ था। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्थ पॉइंट हम पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि आप लगातार स्टोरी के बाद स्टोरी को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि पहले पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, इसके बाद हमारा एक लास्ट है, आपके बुक में वो थर्ड है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये इसके बाद होगा, वो था हमारा वन मैन वन वोट वन वैल्यू, है ना? तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से जिम्बाब्वे में ये सिस्टम था। समझ में आ रहा है ना? तो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट कौन? रॉबर्ट मुगाबे। पार्टी का नाम क्या? ZANU-PF। समझ में आ रहा है? तो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे हेडिंग क्या था हमारा? रूल ऑफ लॉ। मतलब कि यहाँ पे रूल किसका किस हिसाब से रूल किया जाएगा? लॉ के हिसाब से रूल किया जाएगा। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको लग रहा है कि लॉ के हिसाब से रूल किया जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ ये तो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। अपोजिशन पार्टी को भी अधिकार है, वो अपना मीटिंग कहीं पे भी वो परफॉर्म कर सकती है, वो उसका नियम है, वो उसका मतलब लॉ, उसके पास कानून है। तो क्या यहाँ पे हो रहा था क्या ये चीज़? नहीं हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो था वो खतरे में था, है ना? उसके बाद देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स का मतलब ये हो गया कि देखो कोर्ट इसको क्या कर रही है? कोर्ट इसको बुला रही है कि आप आइए, आपके खिलाफ केस हुआ है दर्ज, लेकिन ये आ नहीं रहा है ना? तो क्या ये राइट का रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, कि उल्लंघन कर रहे हैं उसका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड है वो रूल करे, लेकिन विद इन लिमिट्स, लिमिट्स में, लेकिन किसके लिमिट्स में? सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो आपके संविधान में लिखा हुआ है नियम कानून, उसके अंदर ही रह के आप क्या कीजिए? रूल कीजिए, है ना? जैसे यहाँ पे क्या संविधान में यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो सकता था? हालांकि यहाँ पे ऐसा तो था नहीं, लेकिन क्या हो सकता था? हाँ, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाला पॉइंट में लिखा है कि कोर्ट उनको बुलाती थी लेकिन वो आता नहीं था, प्लस जज पे भी वो प्रेशर बनाते थे। देखो अब चूंकि इतना गंदे तरीके से यहाँ पे सरकार का काम चल रहा है, तो कोर्ट क्या होता है? किसी भी कंट्री का कोर्ट जो है ना वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, उस पर किसी भी लोगों का या फिर किसी भी पार्टी का प्रेशर नहीं होता है। तो जिम्बाब्वे में भी वही चीज़ था, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा वहाँ पे था कि उसके बात को मानता ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो वो उसके बात को मानता ही नहीं था। तो यहाँ पे उसके राइट को देखो, कोर्ट का ये राइट है कि जिसके खिलाफ केस दर्ज है उसको कोर्ट में बुलाती है, उसके खिलाफ हियरिंग होता है, फिर उसको सजा उजा देना होता है जो होता है, तो उसका राइट है। लेकिन यहाँ पे उसके राइट को रेस्पेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। वो बुला तो रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स में हम लोग ये जाने कि रूल किया जाना चाहिए, लेकिन एक लॉ के अंदर किया जाना चाहिए, उसके दायरे में रह के किया जाना चाहिए, प्लस जो भी राइट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अधिकार हमको दिया हुआ है उसका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हमारा थर्ड, आप कह सकते हैं कि थर्ड फीचर्स हमारा क्या था? थर्ड फीचर्स ये है कि डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट यदि कहीं पे है तो आप उसको रूल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन संविधान में जो नियम कानून लिखा हुआ है उसके दायरे में रह के कीजिए, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप समझने में। तो यहाँ से हमारा 3 फीचर्स, 3 का 3 फीचर्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आप समझने में, कहीं पे भी कोई दिक्कत है। तो अब याद करो जरा, हमारा पहला वाला फीचर्स क्या था पाकिस्तान वाले में। पाकिस्तान वाले में क्या था कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड लीडर के पास होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या था चाइना और मैक्सिको वाले केस को पढ़ने के बाद, ये था कि जो रूलिंग पार्टी में है एक समय ऐसा भी होना चाहिए कि वो कभी ना कभी हारे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीतते जा रहे हैं जीतते जा रहे हैं। यदि वो लगातार जीतते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्रॉड या फिर कहीं ना कहीं चीटिंग हो रहा है। तो ये भी सिस्टम होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि जो आज रूलिंग में है आने वाले समय में वो अपोजिशन में भी जा सकता है, और जो अपोजिशन में है वो रूलिंग में भी आ सकता है ना। तीसरा क्या हो गया हमारा, तीसरा ये हो गया कि यदि आपके कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो रूल किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। ये हमारा 3 फीचर्स हो गए किसका, डेमोक्रेटिक कंट्री का। बात समझ में आ गया ना। इसके बाद हमारा एक लास्ट फीचर्स है जिसका नाम है 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू। उसको तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से देखो कितना आसान लिखा हुआ है ना, एक आदमी 1 वोट 1 वैल्यू, कितना सही लिखा हुआ है। जैसे हमारे कंट्री में आज तो, लेकिन हाँ उसके भी हम लोग केस के बारे में पढ़ेंगे, अभी उसके भी हम लोग केस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया के बारे में ज़रा सोचो। मुकेश अंबानी भी 5 साल में एक बार वोट दे सकते हैं, एक ही बार, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं। उसके वोट का भी वैल्यू एक ही है, वो नहीं काउंट होगा, है ना। मतलब कि चाहे आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो, वोटिंग का जो सिस्टम है ना इंडिया में वो बहुत ही अच्छा है। प्लस यहाँ पे एक आदमी का एक ही वोट है, एक ही बार दे सकता है। समझ में आ गया। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ठीक है।